हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपाट चले में। आज से हम लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू होने जा रही है, इसमें हम लोग रोज़ 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सबको कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो 4 सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग जो है कवर करेंगे इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज तो अगर संडे है, आज 2 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे न्यूज़पेपर में। छोटे टॉपिक्स और भी बहुत सारे होते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट उनको हम लोग कवर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो न्यूज़पेपर जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो आपको पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, जो हमारे मेंस एस्पेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उन्हें हम लोग जो है इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करेंगे। और आज से जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आज से रेगुलर वीडियोस आएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस 7 बजे 8 बजे आ जाते हैं। मेरे लिए ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे समय लगता है हर एक चीज़ मैनेज करने में। मेरी खुद की भी पढ़ाई है, तो वीडियो अगर लेट सवेर हो तो उसके लिए आई एम डीपली अपोलोजाइजिंग टू यू, बट वीडियो ज़रूर आएगी। और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, और दूसरा टॉपिक है हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और पेन ले लेते हैं रेड। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें हम लोग कवर क्या क्या करेंगे, इसमें हम लोग बीओपी कवर करेंगे, फॉरेक्स रिजर्व्स को कवर करेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन को कवर करेंगे। बीओपी, फॉरेक्स रिजर्व और रिसोर्स मोबिलाइजेशन तीनों ही बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, यहाँ मैंने यूपीएससी के एंगल से इसलिए नोट्स को क्रिएट किया है क्योंकि यूपीएससी में ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाता है। तो बीपीएससी तो समझ लीजिए कि यूपीएससी से नीचे लेवल का ही क्वेश्चंस बनाते हैं मेंस में। तो अगर आप ये कवर कर लेते हैं तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सिलेबस अलाइनमेंट में मैंने क्लियरली लिख दिया है कि इंडियन इकोनॉमी में ये मोबिलाइजेशन से रिलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल इंटरवेंशन। देखिए, पिछले कुछ सालों में इनमें से एक भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है बीपीएससी में, और इस बेसिस पे जो है एक एस्पिरेंट ये अज्यूम कर सकता है कि आगे आने वाले समय में भी जो है वो बीपीएससी के मेंस एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस ना आए। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेस्ट एशिया में टेंशन्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और वेस्ट एशिया के टेंशन्स के वजह से हमारे फॉरेक्स के ऊपर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस देखने को मिला है फॉरेक्स के ऊपर, प्लस हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिला है। इस स्ट्रेस का हमारे मोबिलाइजेशन पे, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पे, या मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल इंटरवेंशन या फिस्कल मैनेजमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, स्पेशली 72 बीपीएससी में। क्योंकि 72 बीपीएससी में इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आपको वेस्ट एशिया टेंशन से रिलेटेड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के ही क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि और कुछ इकोनॉमिक चीज़ हो नहीं रही है। सामने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आने वाला है, वो भी वेस्ट एशिया टेंशन से प्रभावित होगा ही। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% से ऊपर जा चुका है। आई गेस इन्फ्लेशन 4.29% हो चुका है, जो इंडिया का एक थ्रेशोल्ड है 4% का, उसको पार कर चुका है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिपोर्ट्स में भी आपको कुछ फर्क देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। एमिड एस्केलेटिंग वेस्ट एशियन टेंशंस, मैंने पहले ही बता दिया है, वेस्ट एशिया टेंशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेंगे बीपीएससी के मेंस में, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस above $100 barrel, India's foreign exchange buffer raises renewed pressure. The government and the PM's Economic Advisory Council are evaluating options to incentivize voluntary gold disclosures and monetize idle domestic gold stock to reduce current account deficit and bolster foreign exchange reserve। देखिए, एक एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वेस्ट एशियन टेंशन की वजह से $100 से ऊपर जो है ब्रेंट क्रूड प्राइस चला गया था। मई का बात हो रहा है यहाँ पर। यहाँ मैं मई की बात कर रहा हूँ। मई में जो है ब्रेंट ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से ऊपर अराउंड $126 पर बैरल चला गया था। ठीक है, जिसके वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज बफर पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। इस प्रेशर को ही कम करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है इंडिया के लोगों से अर्ज किया था कि आप गोल्ड कम खरीदें या फॉरेन विजिट कम करें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो डॉलर है हमारा, वो हमारे देश में बना रहे। ठीक है, आगे आ जाता है द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। प्रीलिम्स के लिए आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ लेना है, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीलिम्स के लिए आपको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जान लेना है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल क्या होता है, उसका हेड कौन है, इन चीज़ों के बारे में आपको जान लेना है। आर इवेल्युएटिंग ऑप्शंस टू इंसेंटिवाइज वॉलेंटरी गोल्ड डिस्क्लोजर्स and monetize idle domestic gold stock to reduce CAD एंड ब्लॉस्टर फॉरेन एक्सचेंज। अब ये लोग यहाँ क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो गोल्ड डिस्क्लोजर या गोल्ड बॉन्ड्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास जमा है, या गोल्ड स्टॉक्स ETF जिन्हें हम लोग कहते हैं, गोल्ड स्टॉक्स को हम लोग ETF भी कहते हैं, गोल्ड ETF भी कहते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास या सेबी के पास जो जमा है, उन्हें यूज करके कैसे हम लोग अपने CAD का फुल फॉर्म होता है करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैसे हम लोग अपने करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेंगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करेंगे। ठीक है, देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे जो है ट्रेड सही से चलता है। अगर आप करेंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपया मेरा इनकम है और उस 10,000 रुपये इनकम को मैं अगर मेंटेन नहीं करूँगा और वो 10,000 रुपया इनकम है और 12,000 रुपया मेरा खर्च है, तो वो तो मेरे लिए 2,000 रुपये का डेफिसिट हो गया ना। उस डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, उस वेस्ट एशियन टेंशंस की वजह से जो डेफिसिट बढ़ रहे हैं, इन्हें मेंटेन करने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है, जो हमारा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस जैसे आरबीआई या सेबी, वो डोमेस्टिक गोल्ड स्टॉक्स और गोल्ड ऑप्शंस को, गोल्ड डिस्क्लोजर्स को जैसे गोल्ड बॉन्ड्स को और डोमेस्टिक गोल्ड स्टॉक जैसे गोल्ड ETFs को जो है यूज करेंगे, ताकि करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े। फिलहाल जो है हम लोग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देख रहे हैं, जिसके वजह से ऑयल स्पाइक्स हो रहा है, ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इन्फ्लेटेड इंपोर्ट बिल, देखिए गोल्ड और ऑयल की वजह से ही हमारा इंपोर्ट बिल जो है इन्फ्लेट होता है। देखिए ऑयल, गोल्ड तो समझ में आता है कि आप अपने देशवासियों से अर्ज करके गोल्ड कम खरीदने के लिए अर्ज कर सकते हैं, बट ऑयल जो है, ऑयल के लिए आप ये काम नहीं कर सकते। ऑयल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख ही चुके हैं कि 20% टू 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो ही चुका है। तो ये सारे सोल्यूशंस, यहाँ पर क्या होता है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन सोल्यूशंस यूज किया जाता है और वाइडनिंग CAT एंड रुपी डेप्रिसिएट। ये जो इन्फ्लेटेड इंपोर्ट बिल आप देख रहे हैं यहाँ पर $67.5 बिलियन गोल्ड और ऑयल का इन्फ्लेटेड इंपोर्ट बिल है। इसका असर कहाँ पड़ता है? ये असर पड़ता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ते जा रहा है और रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। जैसे जैसे रुपी डेप्रिसिएट होगा, वो हमारे लिए, हमारे इंपोर्ट के लिए बहुत घातक हो जाता है। रुपी डिप्रिसिएट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ता है, ये मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक्स की क्लासेस जब चलेंगी तब बताऊंगा। बट अभी जो है यहाँ पर इंपोर्ट बिल जो बढ़ रहा है, उसके वजह से रुपी जो है वो डिप्रिसिएट हो रहा है और करेंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ते ही जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है गोल्ड एज एन इकोनॉमिक बफर। India's relationship with gold is not merely cultural or religious, it has repeatedly served as a crucial macroeconomic safety valve during extreme economic distress. ये इंडिया के लिए है, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। गोल्ड मैक्रो इकोनॉमिक सेफ्टी वॉल्व किसके लिए है? वो इंडिया के लिए, वो हम लोगों के लिए है। जैसे मेरे पास बहुत गोल्ड अगर हो तो वो फायदेमंद है किसके लिए? वो मेरे लिए। मैं उसे बेच कर जो है
कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सकता हूँ, तो वो मेरे लिए है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इस रिस्पेक्ट में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्री क्राइसिस वल्नरेबिलिटी, जून 1991 इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व ड्रॉप टू जस्ट 1.1 बिलियन डॉलर। सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर जो है फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास बचा था, बियरली सफिशियंट टू कवर 2 to 3 वीक्स ऑफ एसेंशियल इंपोर्ट्स। अब इसमें गवर्नमेंट जो बीओपी क्राइसिस हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने दो फेजेस में एक्शंस लिए। पहला एक्शन क्या हुआ? एसबीआई प्लेस 20 टन्स ऑफ कन्फिस्केटेड गोल्ड विद यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड टू रेज $200 million। एसबीआई के पास जो 20 टन्स ऑफ कन्फिस्केटेड गोल्ड था, वो उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास रखा। प्लेज का मतलब आप समझ चुके हैं कि गिरवी रखा और वहां से $200 मिलियन रेज किया। आरबीआई 46.91 टन्स ऑफ गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो है गिरवी रखता है, और गिरवी रख के $405 मिलियन जो है रेस करता है अंडर द केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ चंद्रशेखर। उस समय गवर्नमेंट में कौन थे? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर उस समय कौन थे जब 1991 बीओपी क्राइसिस हुआ था? एंड सब्सिक्वेंटली द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट विथ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर। यानी 1991 में जब हमारे पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का बीओपी बचा हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर बचा था, तो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया? गोल्ड बैग्ड जो है डॉलर रेज किया। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से 200 मिलियन डॉलर और बैंक ऑफ इंग्लैंड से 405 मिलियन डॉलर। इसका आउटकम क्या हुआ था? क्राइसिस सर्व्ड एज द इमीडिएट कैटलिस्ट फॉर इंडियाज 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स जो हुआ था, ऑल प्लेस्ड गोल्स वाज फुल्ली रिडीम्ड विद इन 4 मंथ। ठीक है, इसका असर क्या हुआ? इन पैसों से ही जो है एलपीजी रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। एलपीजी रिफॉर्म्स को जो है पुश किया गया और इंडिया ने 4 महीने में ही अपने गिरवी रखे हुए गोल्ड को वापस कर लिया। देखिए, इसका आउटकम मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ मैंने क्यों इसको नोट किया है बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है 1993 गोल्ड बॉन्ड स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? चैनलाइज अनरिकॉर्डेड प्राइवेट गोल्ड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी एंड ब्लॉस्टर नेशनल रिजर्व विदाउट कॉजिंग इमीडिएट कैपिटल इनफ्लूस। जितना भी अनरिकॉर्डेड प्राइवेट गोल्ड था, जैसे मेरे घर में जो गोल्ड रखा हुआ है वो तो अनरिकॉर्डेड है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1996 में माय मदर वाज मैरिड, माय फादर वाज मैरिड, माय मदर एंड फादर, सो ऑल दोज गोल्ड, जितना भी वो गोल्ड है वो सारा अनरिकॉर्डेड है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सारा अनरिकॉर्डेड प्राइवेट गोल्ड को जो है गवर्नमेंट ने एक फॉर्मल इकोनॉमी में जो है पुश किया, ताकि इमीडिएट कैपिटल आउटफ्लो आ सके। इसका फीचर क्या था? 5 साल के लिए इसको शुरू किया गया था गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 40 रुपया पर ग्राम लंप सम इंटरेस्ट मिलता था, यानी अगर आप 1 ग्राम गोल्ड रखते हैं गवर्नमेंट के पास तो उसके लिए आपको 40 रुपया मिलता है। देखिए 1993 में, जहाँ तक मुझे याद है, माई मदर हैज टोल्ड मी कि 1996 में 10 ग्राम सोना 6,000 का मिलता था। ठीक है, तो 1 ग्राम सोना ऑब्वियसली जो है वो 600 रुपये का होता होगा। तो अगर आप 3 साल और पीछे जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कम है, बट 40 रुपया 1 ग्राम सोना अगर आप गवर्नमेंट के पास रखते हैं एज अ बॉन्ड तो आपको इंटरेस्ट मिलता था। मिनिमम डिपॉजिट थ्रेशोल्ड वाज सेट एट 500 ग्राम। आप मिनिमम 500 ग्राम गोल्ड रख सकते हैं। की कैटलिस्ट कहते हैं प्रोवाइडेड फुल इम्यूनिटी फ्रॉम टैक्स इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ एक्विजिशन। कोई टैक्स रिक्वायरी नहीं होगी कि आप 10 किलो, आप 500 ग्राम सोना ला के रख रहे हैं आरबीआई के पास, कहाँ से आया आपके पास, आपने रिकॉर्ड नहीं दिखाया, उस सब से ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। इसका क्या रिजल्ट हुआ? मोबिलाइज 41.12 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड वैल्यूड एट 1534.4 करोड़ एट वन टाइम। ऑलमोस्ट 1550 करोड़ रुपया का गोल्ड, यानी 41.12 मेट्रिक टन्स का गोल्ड सरकार ने जो है अपने अंडर में जो है वो गवर्न किया। ठीक है, तो देखिए ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए ये जो गोल्ड है ना, ये गोल्ड ही जो है इंडिया के करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करेगा।
ये एग्जाम्पल्स हैं। देखिए 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, वहाँ भी गोल्ड ने ही करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, पैसा इशू करवा के। और 1993 गोल्ड बॉन्ड स्कीम के थ्रू भी हम लोगों ने अपने करेंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया। किसी भी तरीके से गोल्ड का यूज करके करेंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो गवर्नमेंट कम कर सकती है, चाहे वो बीओपी क्राइसिस के वजह से हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए हो, चाहे वो मॉनिटरी पॉलिसी के लिए हो या फिजिकल इंटरवेंशन के लिए हो। बट गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट टुडे इन आवर कंट्री। गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कि गोल्ड के ही भरोसे जो है आप समझ लीजिए कि सरकार चल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या है। ओके, ओके, तो देखिए अब मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक डायनेमिक्स या चैलेंजेस हमें क्या कहती हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Annual gold import. India imports over 700 metric tons of gold annually, costing in excess of $67.5 billion. Almost 700 billion, over 700 metric tons जो है इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करता है, $67.5 बिलियन का। गोल्ड डिमांड कितना है? एक्सीड 720 टन्स पर ईयर डिस्पाइट गोल्ड प्राइसेस मोर देन डबलिंग ओवर द लास्ट 3 ईयर। जितना ही प्राइस बढ़ते जा रहा है उतना ही गोल्ड का दाम भी बढ़ते, देखिए प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन उतना ही डिमांड भी बढ़ रहा है। ठीक है, शिफ्ट टू इन्वेस्टमेंट डिमांड। गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स अकाउंट फॉर 50% ऑफ टोटल गोल्ड डिमांड इन जनवरी टू मार्च कंपेयर टू जस्ट 30% इन 2003। ठीक है, देखिए 700 मेट्रिक टन एनुअली इंडिया इंपोर्ट करता है, जिसका बिल हम लोगों को पड़ता है $67.5 बिलियन, जो कि 720 टन्स हमारा डिमांड है इंडिया का। जो पिछले 3 सालों में जो है गोल्ड प्राइसेस डबल हुए हैं, फिर भी डिमांड जो है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या होता है इसका? करेंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेंशन। गोल्ड रिमेन्स इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट, ठीक है, आफ्टर क्रूड। यानी क्रूड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम है, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम है गोल्ड। मैसिव फिजिकल इंपोर्ट ड्रेन प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज विदाउट कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली टू प्रोडक्टिव कैपिटल क्रिएशन। बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट होने की वजह से या बहुत ज़्यादा, हाँ सॉरी, ब्रेंट क्रूड का तो यहाँ बात हो नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करने की वजह से होता क्या है, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ड्रेन करता है और कैपिटल क्रिएशन को भी कम करता है। डेट कैपिटल डिलेमा। एन एस्टिमेटेड 25,000 tons of gold lie idle in Indian households and religious trusts locked in unproductive physical holding। 25,000 टन से भी ज़्यादा का सोना हमारे घरों में पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो अनप्रोडक्टिव फिजिकल होल्डिंग है। प्रोडक्टिव वे में उसे यूज़ किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको 1993 के गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया कि अगर आप सरकार के पास गोल्ड रखते हैं तो वो एक इंटरेस्ट आपको पेमेंट करता है, वो अभी भी है। अगर आप गवर्नमेंट के पास गोल्ड रखते हैं तो वो आपको एक इंटरेस्ट पेमेंट होता है। पर गोल्ड इज जस्ट अ वेरी इमोशनल थिंग। गोल्ड जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है लोगों के साथ, तो गोल्ड लोग देंगे नहीं सरकार को, तो ये सारा जो गोल्ड है ना वो अनप्रोडक्टिवली जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, exogenous shocks and forex. While India's current forex reserves are robust, above $600 billion, external supply shocks, West Asia conflicts, oil spikes rapidly amplify the import burden, making gold import curbs monetization vital। ठीक है, ये वेस्ट एशियन टेंशंस या ऑयल स्पाइक्स की वजह से जो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो हो रहा है, ये जो एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स हमें जो मिल रहे हैं, ये करते क्या, ये इंपोर्ट बर्डन को बढ़ाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाते हैं। इंपोर्ट कॉस्ट जहाँ मान लीजिए कि एक रुपए में हमें 1 बैरल मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा घर है, यहाँ से 1 रुपए में 1 बैरल तेल मिल रहा है। मेरे घर के यहाँ मारपीट दंगा फसाद शुरू हो गया, बम बम गिर गया, अब लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो हम खुद परेशान हैं अपने घर से, तो भैया 1 रुपए में तो अब नहीं मिलेगा, अब 5 रुपए में मिलेगा। तो ये असर पड़ता किसके ऊपर? ये असर पड़ता है खरीदने वाले के ऊपर।
जो खरीदने आता है ना उसके ऊपर पड़ता है। ये 4 रुपया जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बर्डन हुआ ना, यही 4 रुपया इम्पोर्ट बर्डन आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बन के सामने आता है गवर्नमेंट के लिए। और उसी करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है गोल्ड का यूज़ करती है। ठीक, ये जो एक्सटर्नल सप्लाई शॉक की वजह से जो इम्पोर्ट बर्डन आता है, इसका असर कहाँ पड़ता है? गोल्ड इम्पोर्ट के ऊपर। गोल्ड इम्पोर्ट को गवर्नमेंट कर्ब करती है, गोल्ड के इम्पोर्ट को बंद कर देती है, ताकि मोनेटाइजेशन जो है वो प्रॉपरली चल सके। अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं गोल्ड मोबिलाइजेशन स्कीम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ 3 दिया हुआ देखिए। पहला है 1991 प्लेजिंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 1993 गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जो और अभी जो हमारे यहाँ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलता है। तीनों ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। 1991 प्लेजिंग स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव है इमरजेंसी फॉरेक्स लिक्विडिटी टू अवॉइड सोवरेन डिफॉल्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट अपना गोल्ड किसी एक्सटर्नल एंटिटी के पास जो है प्लेज करती है, गिरवी रखती है, जैसे बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और वहाँ से जो है हमें लिक्विडिटी हमारे देश में अराइव होता है। ठीक है, 1993 के गोल्ड बॉन्ड स्कीम में क्या होता है? मोबिलाइज अनअकाउंटेड डोमेस्टिक गोल्ड इनटू फॉर्मल रिजर्व। अनअकाउंटेड गोल्ड जो होता है वो, जैसे मान लीजिए मुझे गिफ्ट मिला हुआ है, शादियों में मिला हुआ है, या थोड़ा इधर उधर करके हम खरीदे हुए हैं, वो सारा अनअकाउंटेड डोमेस्टिक गोल्ड फॉर्मल रिजर्व को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? शिफ्ट फिजिकल गोल्ड डिमांड टू फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सोर्स क्या है? 1991 स्ट्रेटेजी का सोर्स है कन्फिस्केटेड गोल्ड एंड आरबीआई सोवरेन रिजर्व्स। जो गोल्ड कन्फिस्केट किया हुआ है, जैसे राजाओं महाराजाओं से, इन लोगों से कन्फिस्केट किया हुआ, या आरबीआई के पास अगर कोई गोल्ड है उस वो 1993 के गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सोर्स क्या है? प्राइवेट हाउस होल्ड, जो मैंने बताया, और अनअकाउंटेड होल्डिंग। अनअकाउंटेड होल्डिंग मतलब आप समझते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका हमको अगर बोला जाए कि ये कान का तुमने जो सोने का पहना है, ये तुमने कहाँ से खरीदा, मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ से खरीदा, मेरे पास बिल नहीं है, तो ये अनअकाउंटेड है। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सोर्स क्या है? पेपर बॉन्ड बैक बाय गवर्नमेंट या बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, या गोल्ड बॉन्ड जो आप खरीद रहे हैं, वही यहाँ पर सोर्स है। इंसेंटिव क्या मिलता है यहाँ पे? सोवरेन बैकिंग फॉर इंटरनेशनल लोन। 1991 के प्लेजिंग स्ट्रेटेजी में आपको पैसा मिलता है। 1993 में क्या मिलता है? टैक्स इम्यूनिटी एंड गारंटीड लंप सम रिटर्न। टैक्स इम्यूनिटी भी मिलता है और आपको रिटर्न भी मिलता है एज अ फेस ऑफ इंटरेस्ट। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या मिलता है? 2.5% एनुअल इंटरेस्ट, जो कि बहुत कम है। बैंक इंटरेस्ट इससे ज़्यादा, भाई बैंक में रखेंगे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट 6% देता है। कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट वॉल्यूम, प्लेजिंग में कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। मॉडरेट रिडक्शन इन इम्पोर्ट रिलायंस एंड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है? सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फिजिकल इम्पोर्ट डिमांड। ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या होता है? थोड़ा इम्पोर्ट डिमांड कम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे हम लोग ऐसे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जिनसे गोल्ड के थ्रू हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकें। नंबर 1 है एड्रेसिंग द ट्रस्ट डेफिसिट। एनी न्यू वॉलेंटरी गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम रिक्वायर्स एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी टैक्स इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, किसी भी गोल्ड डिस्क्लोजर स्कीम के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होना चाहिए? स्टैट्यूटरी टैक्स इम्यूनिटी मिलना चाहिए, पूरा टैक्स फ्री होना चाहिए वो, और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा किसी भी तरीका का हैरेसमेंट न हो पब्लिक के लिए, ये इंश्योर्ड होना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग असेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपैंड सर्टिफाइड ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स assaying and hallmarking centers across semi-urban and rural regions to streamline physical gold monetization। बहुत सारा ऐसा गोल्ड होता है, बहुत सारा ऐसा गोल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर BIS स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ है। मेरे इस गोल्ड के ऊपर भी BIS स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि दिस वाज गिवन बाय माय ग्रैंडमदर, तो वो बहुत पुराना है, उसके ऊपर कोई BIS कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए BIS हॉलमार्किंग सेंटर्स को ओपन करना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इन सेमी अर्बन एंड रूरल रीजन्स में टू स्ट्रीमलाइन फिजिकल गोल्ड मोनेटाइजेशन, ताकि जो सोना मोनेटाइज हो रहा है गवर्नमेंट में,
वो सोना कितना प्योर है, क्या प्योरिटी है, इसको इंश्योर करने के लिए। Enhancing financial incentives, realign interest rate on the gold monetization scheme to compete with real estate and equity returns while maintaining simple deposit procedure. ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है, रीअलाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम टू compete with real estate and equity return. देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रियल इस्टेट या इक्विटी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट रेट्स को रीअलाइन करना, ताकि वो रियल इस्टेट या इक्विटी रिटर्न्स के साथ अलाइन कर सकें और लोग घबराएं ना डिपॉजिट करने में। लोगों को ये ना लगे कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमको वो इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा जो मुझे इक्विटी या रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट से मिल रहा था। और लास्ट है प्रमोटिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ गोल्ड, कंटिन्यूअसली इनकरेज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड डिजिटल गोल्ड ईटीएफ्स टू डिस्करेज फिजिकल एक्यूमुलेशन। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इनकरेज करना और डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ्स को डिस्करेज करना, ताकि फिजिकल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ्स को इनकरेज करना ताकि फिजिकल एक्यूमुलेशन कम हो। देखिए, गोल्ड के अलावा और कोई तरीका तो है नहीं, फिजिकल एक्यूमुलेशन बढ़ेगा। अगर मैं रोज साल का 1 किलो सोना खरीद रहा हूँ तो वो तो गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायक है ना। तो 1 किलो सोना अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो 1 किलो के बराबर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए या ईटीएफ खरीदिए, वो गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है। गवर्नमेंट उससे अपना डेफिसिट कम कर सकेगी और इंडिया का इम्पोर्ट बिल कम होगा। तो ये था इस टॉपिक का पूरा सार। टॉपिक में जो है करंट अकाउंट डेफिसिट मेन टॉपिक था, उसको कम कैसे करना है गोल्ड के थ्रू, पहले कौन से मेजर्स लिए गए हैं 1991 में, कौन से मेजर्स लिए गए हैं, या 1993 में कौन से मेजर्स लिए गए हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी कौन से मेजर्स लिए, अभी मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बहुत ज़्यादा गोल्ड एक्यूमुलेशन की वजह से, और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ जाता है आपका एक मिनट, इसके बाद आ जाता है ये आपका चलिए यही दिखा देते हैं। इसके बाद आ जाता है ये आपका मेंस क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पर जो है 2 मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक का मैंने मॉडल आंसर बता दिया है। इस मॉडल आंसर के फ्रेमवर्क को देखकर आप आंसर लिखकर मुझे सेंड करेंगे, ये आप 38 मार्क्स का लिखेंगे। और ये एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दे रखा है, यहाँ मैंने कोई फ्रेमवर्क नहीं बताया, पर पॉइंट्स कौन कौन से कवर करने वो मैंने बता दिए। ये दोनों क्वेश्चन आप 38 मार्क्स का लिखकर मुझे भेज सकते हैं, 10 मार्क्स का नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आप मुझे भेजेंगे। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है यूथ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए, एकदम क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ, कलर ठीक है। एज पर जून 2026 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में 16.2%, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग स्ट्रक्चरल जॉब डेफिसिट पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल जॉब डेफिसिट के बारे में मैं बता दूं, जहां पर भी स्ट्रक्चरल आ जाता है ना, स्ट्रक्चरल मीन्स जिसका डाटा है, जिसका रिकॉर्ड है। अब रिक्शे वाले, टिर्री वाले, इन लोगों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इन लोगों के डाटा का कोई रिकॉर्ड नहीं आप निकाल सकते, पर स्ट्रक्चरल जॉब्स का आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो एक गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में आते हैं, जिनका पीएफ ईएसआई कटता है, अगर सिंपल रूप से कहा जाए तो अभी जून, एज पर जून 2026 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है 16%। LFPR का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। यूथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो पहले था 42.7%, वो गिर कर हो गया है 40.3%, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यूथ एज अ परसेंटेज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये कितने परसेंट जो यूथ हैं वो एज अ लेबर फोर्स, एज
काम करने के इच्छुक हैं, तो वो 40.3% है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट कितना है हमारे देश में? एज 20 to 29 39.3%, जिसमें हम भी आते हैं। अब देख लेते हैं कि इमीडिएट ट्रिगर वर्सेस स्ट्रक्चरल रियलिटी क्या है। While recent student unrest and examination leak controversies have ignited nation-wide protest, economic analysts such as Oxford Economics highlights report कौन दिया है ये? Oxford Economics highlight that student unrests are merely symptoms of deeper structural vulnerability, a acute shortage of quality jobs for educated youth। ठीक है, इंडिया में एक्चुअली में अक्यूट शॉर्टेज है। अक्यूट शॉर्टेज का मतलब है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्वालिटी जॉब्स का। जॉब्स हैं, जॉब्स है, पर क्वालिटी जॉब्स का जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। लोग करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, मुझे फाइनेंशियल सेक्टर में जाना चाहिए, मैं देखिए सिविल सर्विस में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर मेरा मोटिव अलग है, बट इसी को मतलब आप कह सकते हैं कि इसी को स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कह सकते हैं कि मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है जॉब्स की, और अगर जॉब्स है भी तो सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। 6-7 हज़ार में कौन काम करेगा भाई, इतना मेहनत करके पढ़ाई करके। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा देख लेते हैं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स MOSPI, ठीक है, डाटा रिलीज कौन करता है? मॉस्पाई, पीएलएफएस का। पीएलएफएस मंथली डाटा फॉर अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए है। एंड करंट वीकली स्टेटस मैट्रिक्स क्या कहते हैं? अर्बन एरिया की बात हो रही है यहाँ। पीएलएफएस मंथली डाटा फॉर अर्बन एरिया एंड करंट वीकली स्टेटस। सर्जिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 to 29 rose sharply to 16.2% in June 2026 फ्रॉम 13.8% इन अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 ऑलमोस्ट एक साल में जो है 2.4% जो है बढ़ चुका है। ठीक, 2025 से 26 के बीच 2.4% जो है वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 29 के बीच का जो है वो बढ़ चुका है। Declining labor force participation rate, youth LFPR contracted from 42.7% in April 2025 to 40.3% in June 2025। सेम यहाँ भी 2.4%। ठीक, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.4% बढ़ा है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2.4% गिरा है। एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स क्या कहता है? द अनएम्प्लॉयमेंट rate among youth increased despite drop in LFPR. Usually, when fewer people seek employment, the unemployment rate tends to drop. A simulation rise in unemployment, fall in LFPR signals severe structural job scarcity and worker discouragement. जॉब स्कार्सिटी तो है ही, वर्कर डिस्करेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। लोग डिस्करेज हो जाते हैं, काम करते करते मन नहीं करता है। जैसे यूएस में जो प्रॉब्लम है कि लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, इच्छा ही नहीं है काम करने का, तो ये उसकी वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन बेसलाइन क्या कहता है? फॉर एज 15+ द ओवरऑल अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 5.5%। ठीक है, 15+ में 5.5% है इन जून 2026 वर्सेस 5.6% इन अप्रैल। का बहुत कम मार्जिन जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, बहुत कम मार्जिन से कम हुआ है। 5.6% था अप्रैल 2025 में और 5.5% जून 2026 में। तो आप समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बेसलाइन जो है वो बेसलाइन बहुत ज़्यादा वाइड हो गया, इसलिए परसेंटेज बहुत कम गिरा है। विथ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एट 54.4% वर्सेस 54.2%। द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेस इज हेविली कंसंट्रेटेड अमॉन्ग द यूथ। ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 16.2% हो चुका है फ्रॉम 15.1। दिल्ली में 14.4% हो गया फ्रॉम 5.9। 5.9 से 14.4। सोच सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल में बढ़ रहा है। तेलंगाना में 18.1% हो गया है फ्रॉम 12.6 एंड वेस्ट बंगाल में 10.6 से 8.4% हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे हर जगह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ते ही जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत कम हो, तो वो कम होने के कगार पे वो है नहीं, वो लग नहीं रहा है कि वो कम होगा और कम होगा भी नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है।
स्ट्रक्चरली आप कुछ कर नहीं सकते ना इसमें, जगह जगह ले ऑफ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ले ऑफ कर देती हैं। अब इन ले ऑफ से बचने के लिए लोग करें क्या? लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब उतना है नहीं, मिलेगा किसको किसको। अब देख लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर का थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है। डाटा फ्रॉम मॉस्पाइस एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइज रिवील्स serious contraction in the informal shock absorber sector, job creation slump. Unincorporated enterprises create only 74.5 lakh jobs in 2025, down sharply from 1.1 crore jobs in the 12-month period ending September 2024। यानी सितंबर 2024 में जो है 1.1 करोड़ जॉब्स जो है वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज क्रिएट किया था, जो अभी थोड़ा घट के 74.5 लाख पे आ चुका है। वेज ग्रोथ देख लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में वेज ग्रोथ पहले 13% था, जो अब घट के 3.3% हो गया है। ठीक है। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप एंड व्हाइट कॉलर डेफिसिट। In age 20 to 29 bracket, graduate unemployment stood at 39.33% in 2023, up from 35.02% in 1983। ठीक है। 35% अनएम्प्लॉयमेंट था 20 to 29 एज ब्रैकेट में ग्रेजुएट लोगों का 1983 में, जो बढ़ के 39.33% हो गया। कम तो चलिए होने से रहा, वो बढ़ ही गया है। Elite white collar shortage. Less than 7% of male Indian graduates managed to secure a permanent salaried job within 1 year of completing post graduation या graduation। मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। Educated unemployment cycle. Higher educational attainment raises exceptions for formal skilled employment, creating a mismatch when the economy predominantly yields low productivity informal work। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे देश में स्किल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में स्किल्ड लोग चाहिए। ठीक है। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। लो यील्डेड प्रोडक्टिविटी है, स्किल इन्हेंसमेंट हो नहीं रहा है, तो प्रोडक्टिविटी यील्ड जो है वो लो हो जाता है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो पुश हो रहा है, पर फॉर्मल सेक्टर जो है वो पुश नहीं हो पा रहा है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड पे इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है? ठीक है। करंट सिनेरियो, मीडियन एज जो है वो 29 ईयर्स हो गया, माने ऑन एन एवरेज 29 ईयर्स के एज में लोग जॉब पा रहे हैं। बाय 2050 ये एज जो है वो 38 हो जाएगी, यानी अभी तो ऑन एन एवरेज 29 साल की उम्र तक लोग जॉब पा जा रहे हैं, वो बढ़ के जो है 2050 में 38 हो जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो फेवरेबल, लार्ज वर्किंग एज रेशियो और टाइटेंड राइजिंग एल्डरली डिपेंडेंस। ठीक, अभी तो वर्किंग एज रेशियो हमारे पास है, बट 2050 आते आते वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो कम होने लगेगी, और एल्डरली डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, से हम लोग 2050 तक एल्डर हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। फिजिकल स्पेस, करंट सिनेरियो कहता है फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल आउटले। 2040 to 50 का प्रोजेक्टेड हॉराइजन कहता है कि हायर सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ बर्डन्स। इकोनॉमिक रिस्क क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ एंड वेज स्टैग्नेशन, रियल रिस्क ऑफ ग्रोइंग ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। समझ रहे हैं ना आप? एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ते जा रहा है, और एक तरफ जो लोग ऑलरेडी सेक्टर में जा चुके हैं उनके ऊपर क्या रिस्क आ रहा है कि वो अमीर होने से पहले ही बुढ़े हो जाएंगे। जैसे हम लोग हैं, आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, आई एम जॉबलेस, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या परिस्थिति चल रही है। पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या कहता है? लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, रिवाइव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल्स, लेदर, कंस्ट्रक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग टू एब्जॉर्ब मिलियंस ऑफ नॉन ग्रेजुएट वर्कर्स। सिंपल सा पॉइंट है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है। एडुकेशन इंडस्ट्री अलाइनमेंट, ओवरऑल हायर एडुकेशन करिकुलम टू एम्फेसाइज प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल्स, अप्रेंटिसशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ओवर रोड क्रेडेंशियल। ठीक है। हायर एजुकेशन करिकुलम्स को पुश करना है ताकि प्रैक्टिकल टेक्निकल स्किल जो है वो एम्फेसाइज हो, ऑन अप्रेंटिसशिप को जो है वो बढ़ावा मिले, और वोकेशनल ट्रेनिंग को जो है वो भी पुश मिले। सपोर्ट फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, फॉर्मलाइज माइक्रो इंटरप्राइजेस थ्रू चीप क्रेडिट एक्सेस। जो हमारे छोटी इंटरप्राइजेस है जो
अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज है उन्हें चीप क्रेडिट एक्सेस से जो है वो पुश करना, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंपल करना, क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रेदर देन सोल रिलायंस ऑन मेगा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। क्लस्टर के तरीके से जो है उस चीज़ को आगे बढ़ाना कैसे, जैसे मान लीजिए एक जगह पीलिंग एंड ग्राइंडिंग का सेक्शन बैठ रहा है वो अलग काम हो रहा है, एक जगह जो है रोलिंग करने का काम हो रहा है वो एक अलग हो रहा है। तो ऐसे अगर हम क्लस्टर बेस करेंगे काम को तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे और क्या होगा एम्प्लॉयमेंट को पुश मिलेगा। ना कि मेगा कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट की एक बार में इतना बड़ा कारखाना लगाने का सोचें कि वो लगते लगते ही इतना साल बीत जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही चला जाए। Public sector in exam reform ensure transparent, tamper-proof recruitment process to reduce youth frustration and prolong exam preparation time। देखिए ये काम हो पाता है कि नहीं, प्रोटेस्ट तो हो ही गया है, ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं सिस्टम हमारा। तो ये आज का दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था न्यूज़पेपर से। इसका मेंस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इसके मेंस के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फ्रेमवर्क मैंने यहाँ पे बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है, फ्रेमवर्क नहीं बताया, बट लिखना क्या वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। 38 मार्क्स में आपको इन दोनों को लिखना है और इन दोनों को लिखकर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे सेंड करना है, मैं आपको चेक करके कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। तो आज से जो है क्लासेस रेगुलर चलेंगी, रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस आएंगे। और आज थोड़ा मैंने लंबा खींचा है पर आपसे जो है वो थोड़ा मैं छोटा ही करूँगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। फर्स्ट क्लास आपके आज से क्लासेस चलेंगी, न्यूज़पेपर एनालिसिस आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग जो है ख़त्म करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरे चैनल को आप शेयर करें और भी एस्पिरेंट्स के साथ। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो फ्रेमवर्क मैंने तैयार किया, जो पीडीएफ मैंने तैयार किया, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो देखिए कहीं ना कहीं मैं अभी पीडीएफ फ्री में अलाउ कर दूंगा 3-4 दिन के लिए। पहले 2 दिन के लिए मैं आपको पीडीएफ फ्री रखूंगा, पहले 2 दिन के लिए पीडीएफ जो होगा वो फ्री रहेगा, लेकिन उसके बाद से मैं बहुत सर्टेन अमाउंट चार्ज करूंगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए आपकी नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से भी मैं कम ही रखूँगा, तो उतना ही आपको पे करना है, बहुत ज़्यादा पे नहीं करना है। तो चैनल के साथ बने रहें। गुड बाय।